स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। अब यह बचपन से ही बड़ा शर्मीला और दब्बू किस्म का लड़का था, लेकिन पढ़ाई में अच्छा था। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। पिता रमाकांत एक प्राइवेट फर्म में सेल्समैन की नौकरी करते थे। अभय ने बीएससी कर लिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। अभय से छोटी बहन नेहा एमबीबीएस के एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग ले रही थी। पिता के पास स्कूटर था। उनके ऑफिस से आने के बाद अभय 2-3 जगह घर जाकर ट्यूशन पढ़ाया करता था। 6-7 हजार रुपए माह में कमा लेता था। पूरा रुपया माँ के हाथ में देता था और फिर माँ से ही अपना खर्चा मांगता था। गरीबी के कारण अभाव में पला अभय रुपए की कीमत को जानता था। न कोई दोस्त न कोई पार्टी, बस अपने काम से मतलब रखता था। किराए का मकान और सभी पढ़ने वाले हमेशा असुरक्षा की भावना ने अभय को समय से पहले कुछ ज्यादा ही गंभीर बना दिया। अपनी बहन नेहा की कोचिंग का खर्चा भी अभय ही करता था। और फिर एक दिन अचानक अभय ने माँ को बताया कि मुझे 2 ट्यूशन और मिल गई है। एक आंटी ने आज मुझे फोन किया था और कहा कि मेरा एक बेटा 8वीं में और दूसरा बेटा 10वीं में पढ़ता है, दोनों को पढ़ाना है। और फिर अभय ने रंजना आंटी के दोनों बेटों को पढ़ाना शुरू कर दिया। रंजना सरकारी नौकरी में अच्छे ओहदे पर काम करती थी और काफी गुस्सैल और डोमिनेटिंग महिला थी। उसके पति भी सरकारी नौकरी पर थे। दोनों पति पत्नी की नहीं पड़ती थी। खैर, अभय करीब 8 बजे उनके घर पर पहुंचता था और 9 बजे ट्यूशन खत्म कर देता था। एक बार रंजना के पति ऑफिशियल टूर पर बाहर गए हुए थे, तो रंजना ने ट्यूशन के दौरान ही चाय बनाई और अभय को भी दी। उसके बाद वो अभय से उसकी एजुकेशन के बारे में, उसके घर के बारे में बात करने लगी। अभय ने भोलेपन से सारी बातें सच सच बता दी और बता दिया कि घर के मेरे हालात बहुत फाइनेंशियली हम लोग बहुत वीक हैं। लेकिन इतने भावुक विषय के बीच में ही जब रंजना आंटी ने अचानक अभय को पूछा कि इतने स्मार्ट हो, कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है कि नहीं, तो अभय चौंक गया। बोला, आंटी इन सब फालतू बातों के लिए मेरे पास समय कहाँ है और मैं अपनी जिम्मेदारियों को पहले प्राथमिकता देता हूँ। तो रंजना बोली, अरे इतनी छोटी उम्र में बुड्ढों जैसी बातें करते हो। अरे अभी क्या जिम्मेदारी पड़ गई आपके ऊपर। तो वो बोला कि घर में फाइनेंशियली मैं हेल्प करता हूँ। हम 4 भाई बहन हैं, सभी पढ़ाई कर रहे हैं। अब पापा तो दिन रात चिंता में ही लगे रहते हैं। तभी रंजना बोली कि अगर रुपयों की समस्या मैं दूर कर दूँ तो क्या फिर खुश हो जाओगे। तो अभय बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तो रंजना बोली, अरे खूब समझते हो, नाटक मत करो। 9 बजे ट्यूशन खत्म करने वाले अभय को रात्रि के 10 बज चुके थे। फिर अभय ने कहा, आंटी मुझे बहन फोन कर रही है, मैं चलता हूँ। तो रंजना उसे बाहर तक छोड़ने आई। बाहर आके उसने उसके स्कूटर को देखकर कहा, अरे बड़ा खटारा स्कूटर चलाते हो। तो अभय को बड़ा बुरा लगा। बोला, आंटी पापा ने सेकंड हैंड ही लिया था, लेकिन देखिए आज 10 साल हो गए, अभी भी बिल्कुल फिट है। और फिर वो घर आ गया। माँ ने पूछा, बेटा आज इतनी देर कैसे लग गई। उसने कहा, माँ एक स्टूडेंट का एग्जाम था, तो उसके पेरेंट्स ने कहा एक्स्ट्रा पढ़ाने को कहा, तो इसीलिए थोड़ा देर हो गई। अभय ने खाना भी ढंग से नहीं खाया। सब सो चुके थे। अभय रात भर सोचता रहा कि आखिर रंजना आंटी ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी उसके साथ। खैर 15-20 दिन सब कुछ सामान्य रहा। लेकिन फिर एक दिन जब अभय रंजना के घर 8 बजे पहुंचा तो वहां पर लॉक लगा हुआ था। तो अभय ने फोन करके उनसे पूछा कि मैं आया था, आज ट्यूशन होगी या नहीं। रंजना बोली कि 15 मिनट रुकना, मैं अभी आ रही हूँ। और अजय रुक गया। तभी उसने देखा कि रंजना अकेली आ रही थी। रंजना ने लॉक खोला और बिना कुछ कहे अंदर चली गई। फिर अभय पूछते हुए घर के अंदर घुसा और पूछा कि बच्चे आ रहे हैं या नहीं।
तो रंजना बोली आ रहे हैं थोड़ी देर में, बैठ जाओ। और फिर अचानक अंदर से 2 गिलास में पैक बनाकर ले आई और टेबल पर रख दिए। तो अभय तो उठ खड़ा हुआ, बोला आंटी मैंने कभी शराब नहीं पी और मैं ये नहीं ले सकता। रंजना ने दरवाजा लॉक कर दिया था। वो अब अभय को कई तरीकों से मनाने लगी, लेकिन अभय टस से मस नहीं हुआ। बाद में रंजना रोने लगी कि किस तरह उसका जीवन रमाकांत ने बर्बाद कर दिया है। रमाकांत उसके पति का नाम था। वो बोली कॉलेज में वो किसी को बेइंतहा चाहती थी, लेकिन घर वालों ने उसकी शादी रमाकांत से करवा दी और वो बर्बाद हो गई। फिर अभय थोड़ा नरम पड़ने लगा तो रंजना ने गिलास उसके और आगे बढ़ा दिया और अभय ने एक ही बार में पी लिया उसे। बेशक उसे बड़ा गंदा टेस्ट लगा था। रंजना ने उस दिन अपनी माँ के पास अपने बच्चे छोड़ दिए थे। उसका मायका भी दिल्ली में ही है, इसीलिए अभय को रुकने के लिए कहने लगी। अभय के घर से फोन आ रहे थे, लेकिन रंजना उसके गले पड़ गई थी और रोने लगी। अभय मजबूर था। इधर माँ के फोन चल रहे थे हर 10 मिनट में। फिर अभय ने माँ को कहा कि उसके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए उसे अंबेडकर हॉस्पिटल जाना है और कुछ पता नहीं कितना समय लगेगा, इसीलिए आप सो जाओ, मैं आ जाऊंगा। उसके बाद माँ ने फोन नहीं किए और अभय रंजना के पास ही रुक गया। जीवन के मात्र 22 वर्ष में बड़े अजीब से तजुर्बे हुए। वक्त की मार ने इतना मजबूर कर दिया कि अब वो एक टूल की तरह इस्तेमाल होने लगा। उसके जीवन में कोई खुशी नहीं थी, जिंदा लाश की तरह घूमता था। काफी कमजोर भी हो चुका था। पिता हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि मानसिक चिंता है। तो बहन ने कहा कि मेरी नौकरी लग जाएगी तो मैं भी सहयोग करूंगी भाई, तू चिंता मत किया करना। हर कोई यही सोचता कि अभय घर के हालातों से जूझ रहा है, लेकिन शायद किसी को भी ये आभास नहीं था कि वो कितना टूट चुका है अंदर से। झटका तब लगा जब रंजना ने ट्यूशन फी नहीं दी और उसको गिफ्ट में एक शर्ट और रिस्ट वॉच ला के दे दी। अभय ने कहा आंटी नेहा की कोचिंग की फीस जानी है, मुझे मेरा रुपया दे दो। लेकिन आजकल मैं कहकर रंजना टाल देती थी। 2 माह का रुपया बकाया था, करीब 6000 रुपए, जो कि अभय के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था। आखिर निराश होकर अभय ने रंजना के बेटों को ट्यूशन बंद कर दी और जाना भी बंद कर दिया। रंजना ने कई फोन किए अभय को, लेकिन अभय फोन नहीं उठाता था। फिर वो मैसेज करती थी। इन 5 महीनों के दौरान रंजना अभय के हर भेद को जानती थी, उसका परिवार, उसके दोस्त, उसके स्टूडेंट्स। जब अभय ने बिल्कुल ही उसे ब्लॉक कर दिया तो एक दिन रंजना उसके एक स्टूडेंट के घर पहुंच गई, जहां अभय पढ़ाने जाता था। जब अभय वहां पहुंचा तो अवाक रह गया रंजना को देखकर। रंजना बोली आपका पैसा बाकी था, वही देने आई हूँ। और उसने कैश 6000 अभय को वहीं पर दे दिए और चली गई। उसके बाद अभय ने उसे अनब्लॉक कर दिया और वो फिर मैसेज करने लगी। अभय जब जवाब नहीं देता था तो उसके बाद रंजना ने एक प्लानिंग की और एक दिन रात को उसे एक वीडियो क्लिप भेजी जो अभय और रंजना की थी। अभय तो मानो पागल हो गया। उसने तुरंत फोन किया कि आंटी मैं कल आपके पास आऊंगा, लेकिन ये बताओ ये सब क्या है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आंटी मुझ पर दया करो, मैं अपने गरीब माँ बाप का सहारा हूँ, मेरी 2 जवान बहनें हैं, भगवान से डरो आंटी। लेकिन रंजना पर उसकी बात का कोई असर नहीं हो रहा था और अब हालात और भी बदतर हो गए। रंजना ने नया ट्यूटर रख लिया और अभय ब्लैकमेलिंग का शिकार बनकर उसके पास मजबूरी वश आने जाने लगा। रंजना के पास जाते जाते अब अभय शराब का आदी हो चुका था, नशे में धुत कर लौटता था। घर वाले चिंतित थे कि क्या करें। उसका एक ही दोस्त था, अभय ने उसे भी छोड़ दिया था। फिर अभय की माँ ने अभय के बचपन के दोस्त विनय को फोन किया और कहा कि बेटा तू हमारी मदद कर सकता है। अभय तो हमें कुछ नहीं बताता, लेकिन वो बहुत परेशान है बेटा। विनय ने अभय को फोन किया और मिलने को कहा तो अभय बोला मेरे पास टाइम नहीं है। तो विनय बोला कि यार मैं रात को 12 बजे तेरे घर पर आऊंगा, जरूरी बात करनी है तुझसे, तेरे पास ही रुकूंगा। तो अभय मान गया। विनय अपने साथ शराब, सोडा और चखना वगैरह लेकर आया था।
और दोनों ने रात को शराब पी। उसके बाद अभय ने बोलना शुरू कर दिया किस तरह से 6 माह से रंजना ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर डाली है। उसने उसके ऑडियो और वीडियो क्लिप्स बना लिए हैं और अब ब्लैकमेल कर रही है। विनय ने कहा चल कल थाने जाकर पुलिस को कंप्लेंट करेंगे। तो अभय बोला कि बिल्कुल भी नहीं, इससे पहले कि ये बात किसी को पता लगे मैं मरना उचित समझूंगा और सुसाइड कर लूंगा। मैंने इन 6 महीनों में कई बार सुसाइड की सोची थी, लेकिन माँ का उदास चेहरा सामने आ जाता था और मैं रुक जाता था। मुझे पता है मैंने कुछ कर दिया तो इस घर से फिर 2 अर्थी उठेंगी, मैं और मेरी माँ की। इसीलिए 6 महीने से नरक झेल रहा हूं मैं। सुबह हो चुकी थी, दोनों दोस्तों को बात करते करते, और फिर विनय ये कहकर चला गया कि मुझे थोड़ा समय दे, मैं कोई हल निकालता हूँ। विनय हो या अभय, ये हमारे क्षेत्र के ही बच्चे हैं। विनय को फिर किसी ने सलाह दी कि वो अभय के केस में मुझसे संपर्क करे, और फिर विनय पहले अकेला ही मेरे ऑफिस आया। उसने सारे ऑडियो क्लिप्स और वीडियो मुझे दिखाए। तो मैंने कहा यार ये बताओ कि अभय ने ये क्यों नहीं कहा उस महिला से कि मैं आपके पति से इसकी शिकायत कर दूंगा। तो विनय ने मुझे बताया कि अभय बहुत डरपोक इंसान है, शायद इसीलिए नहीं कहा होगा, पर प्लीज आप देखिए कि क्या हो सकता है। मैंने कहा बेटा ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, महिला से जुड़ा है, तो हमें बड़ी सावधानी से अभय को बाहर निकालना होगा। मैंने उसे दूसरे दिन अभय को साथ लाने को कहा। दूसरे दिन अभय आया, दुबला पतला मरियल जैसा, आंखों के नीचे गड्ढे, 35-40 साल का लग रहा था, जबकि मात्र 23 साल का युवक। मैंने उससे हाथ मिलाया, ठंडे हाथ, बीच बीच में गहरी सांसें भर रहा था। उसके अवसाद को मैं महसूस कर सकती थी। मैंने तुरंत उसके सामने कंप्यूटर खोलकर अपनी ईमेल आईडी खोल दी, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी सारी फाइल्स को ढूंढना मेरे लिए बहुत इसमें टाइम लग जाता। इसीलिए मैंने ईमेल आईडी खोल दी और उसे ब्लैकमेलिंग, हरासमेंट के बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस की फाइल्स दिखानी शुरू कर दी और बताया कि देखो बेटा, हमने कितनी सावधानी से और बिना किसी शोर शराबे के इन केसेस को सॉल्व किया। तो तेरा केस कौन सी बड़ी चीज है? तू क्यों इस तरह से मरा जा रहा है? क्योंकि उसके अंदर से विश्वास खत्म हो चुका था। मैंने उसे कई तरीकों से पूरी तरह से अपने सुरक्षा कवच के कब्जे में ले लिया। उसके बाद मैंने उसे अपने कार्यालय से ही हनुमान चालीसा दी और कहा कि बेटा इसका सुबह से हम तो इसका पाठ करना। उसके बाद मैंने उसको कुछ 3 एफर्मेशंस लिख कर दिए और अपने सामने ही उसको उसकी आवाज में एक एफर्मेशन 5-5 बार रिकॉर्ड करवाया। फर्स्ट नंबर पे लिखा था कि हे ईश्वर, मुझे आपकी शक्तियों पर पूरा विश्वास है, मुझे पता है आप हमेशा मेरे साथ रहते हो। सेकंड नंबर पर लिखवाया कि मैं अपनी मुसीबतों से लड़कर अब बाहर निकल चुका हूं और सुख शांति के साथ एक सम्मानित जीवन जी रहा हूं। थर्ड नंबर पर लिखा था कि हे प्रभु, आपकी कृपा के लिए अनेकों धन्यवाद, और कहा कि बेटा इसे अर्ली मॉर्निंग बेड पर ही आपको सुनना है और रात्रि सोने से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन सुननी है। अच्छा, उसके बाद मैंने उसको उस महिला के पति के फ़ोन नंबर, उसके ऑफिस का एड्रेस और महिला का नंबर, उसके ऑफिस का एड्रेस और सारे उनके जो भी मेरे पास, जो भी उसके पास उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट थे वो सब लिए। और उसी वक्त मैंने अभय से महिला को फ़ोन करवाया बड़े प्यार से कि आंटी मुझे कल रात से बुखार है और डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, फिलहाल 2-4 दिन नहीं आ सकूँगा। फिर मैं उसे अपने डॉक्टर दोस्त के पास ले गई, उसकी गिरती सेहत और अवसाद को लेकर बात की। डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन दिया और दवा खरीदकर मैंने अभय को दी, और फिर 1 घंटे बाद उस प्रेस्क्रिप्शन को मैंने उसे रंजना को भेजने को कहा। उसने भेज दिया। उसके बाद मैंने कहा कि बेटा, अगर तुम मुझे अपनी माँ की तरह समझते हो और मुझ पर अगर आपने इतना सब कुछ देखने के बाद कि मैंने किस तरह से ऐसे केसेस सुलझाए, अगर तुम मुझे अपनी माँ की तरह समझते हो तो बेटा ये सिम कार्ड मुझे दे दो 24 घंटे के लिए। थोड़ी देर सोचने लगा, उसके बाद उसने मेरी बात मान ली। तो मैंने उसे अपने दूसरे फोन में उस कार्ड को डाल दिया। रात्रि के करीब 11 बजे रंजना ने फोन किया तो मैंने उठाया।
मैंने मोटी आवाज़ में कहा कि आप कौन हो? तो वो बोली कि अभय मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है, तो मुझे उससे बात करनी है। तो मैंने तुरंत उसे नमस्ते की और कहा कि बहन जी, अभय की माँ बोल रही हूँ मैं। बेटे को तेज बुखार है और ठीक होते ही मैं इसको आपके पास भेज दूंगी। उसके बाद वो मैसेज से बात करने लगी। मैंने जवाब नहीं दिया। फिर सुबह 6 बजे फोन किया, मैंने उठाया तो वो बोली कि अब कैसा बुखार है आपके बेटे का? मैंने कहा बहन जी अब थोड़ा ठीक है वो, तो लो ये आप ही बात कर लो, मुझे थोड़ा नाश्ता बनाना है। और फिर मैंने उसकी बात सुननी शुरू की। दूसरी तरफ से बिना सुने वो कहे जा रही थी, तू मेरा प्यार है, तुझे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन ये याद रखना कि मेरे से धोखा मत करना, वरना मेरे पास जो तेरे ऑडियो और वीडियो क्लिप्स है मैं पुलिस को दे दूंगी और मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा और रमाकांत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू अच्छी तरह जानता है। लेकिन बेटा तेरी जमानत नहीं होगी। करीब 4 मिनट के अंदर उसने पूरी रामायण बोल दी और दूसरे दिन अभय को उसके पास आने को कहा। फिर उसने फोन काट दिया। उसके भेजे मैसेज, चैट, ऑडियो क्लिप्स मैंने सेव कर लिए और दूसरे दिन अभय को बुलाकर उसका सिम वापस कर दिया। उसके बाद मैंने उसके पति से बात की। महिला बड़ी तेज थी, इसीलिए उसे घेर कर ही पकड़ना जरूरी था। मैंने उसके पति से मिलने की बात बोली तो वो राजी हो गया और मेरे ऑफिस आ गया। उसने रंजना को नहीं बताया। मैंने सारा किस्सा उसे बताया कि लड़का 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है, अपनी माँ की सतर्कता से उसकी जान बची है और अगर ये बात ज्यादा बढ़ी तो आपकी और रंजना की सरकारी नौकरी भी जा सकती है। तो वो बोला कि वो खुद ही बहुत परेशान है। बोला बहन जी बच्चों के कारण इस रिश्ते को ढो रहा हूँ। मैंने उसे अभय का मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन भी दिखा दिया। उसने शायद घर पर जाकर रंजना से बातचीत की तो वो बिगड़ गई। बोली आपको पता है कि मैंने अब ट्यूटर को क्यों हटाया और क्यों मैंने नया ट्यूटर रखा? और फिर वो रोने लगी। उसने अपने पति को बताया कि अभय उस पर गंदी नजर रखता था, एक दो बार गलत तरीके से छुआ भी। रमाकांत तो समझ चुका था। वो बोला देखिए मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, लेकिन ये सोच लो कि दोनों की अगर नौकरी चलेगी तो बच्चों का फजीता हो जाएगा। तो रंजना ने फिर अभय को फोन किया और कहा कि मुझे तुरंत मिलो। अभय को मैंने उससे मिलने के लिए मना कर दिया और कह दिया कि बोल दो माँ की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। उसके बाद मैंने अभय से एक लेटर अपने नाम लिखवाया कि रंजना जी ने मुझे 2 माह की ट्यूशन फी नहीं दी है और मैं कई बार मांग चुका हूं। पुलिस को किसी भी तरीके से इन्वॉल्व करके मैं रंजना को आगाह करना चाहती थी कि अभी तो सिर्फ 6,000 रुपए का मामला है। अगर आप नहीं सुधरी तो आपके ऊपर ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट का केस भी हो सकता है। और फिर मैंने कमिश्नर साहब को लेटर लगा दिया। दूसरे दिन ही पुलिस ने रंजना को संपर्क किया। रंजना के होश उड़ गए और उसने पुलिस के सामने ही 6,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए अभय के अकाउंट में। अब रंजना को लगने लगा था कोई बड़ा तूफान आने वाला है। उसके बाद मैंने रात को 8:30 बजे उसको रंजना को फोन किया और कहा कि आपके नाम से अभय नाम के आदमी ने ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट की शिकायत दी है। तो मैंने सोचा आप महिला हैं, बात आगे करने से पहले मुझे सोचना होगा कि बताओ कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो बड़ी बदतमीजी करने लगी कि महिला होकर आपने एक बार नहीं सोचा कि एक बार मेरा पक्ष भी आपको सुनना चाहिए। अरे मैंने उसे तपाक से जवाब दिया कि इसीलिए तो आपको फोन कर रही हूं मैं, क्योंकि ये महिला का विषय है। इस लड़के की बात में कितनी सच्चाई है जरा बताओ। तो वो बोली मेरे पास प्रमाण है कि अभय एक कैरेक्टरलेस इंसान है और इसीलिए मैंने दूसरा ट्यूटर रखा है। रंजना खिलाड़ी बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी कमजोरियां उसका काल बन चुकी थी। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या शिकायत लेकर आया था ये दरिंदा आपके पास? तो मैंने कहा बहन जी ये कुछ प्रमाण दे गया है। तो वो बोली भेजो मुझे। तो मैंने कहा आप ही आ जाओ ना ऑफिस में, या मैं आपके ऑफिस आ जाती हूँ। तो एकदम मना कर दी, बोली मेरे पास समय नहीं है। तो उसके बाद मैंने जो ऑडियो रिकॉर्ड किया था और ये अभय का सिम लेकर, उसके बाद जो मैसेज और चैट भी थी उसको तुरंत भेज दी। 10 मिनट बाद मैंने उसे कॉल किया
उसने फोन उठाई तो उसकी आवाज में बड़ी घबराहट थी और वो बोली कि मुझे आप ये बता दीजिए मुझसे क्या चाहती हैं आप। मैंने कहा मैं तुझसे ये चाहती हूँ कि आज के बाद अभय को कभी संपर्क मत करना। वो बोली ठीक है, और उसके बाद फोन काट दिया। अभय अब सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करता था, अफर्मेशंस बोलता था, उसके अंदर काफी बदलाव था। मैं विनय से भी खबर लेती रहती थी और स्वयं भी अभय को फोन करती रहती थी। 7-8 माह बाद एक बार अभय मार्केट में मिल गया, मेरे पैर छुआ और बोला आपके आशीर्वाद से मैंने बीच में 4 माह एक प्राइवेट फर्म में काम किया, लेकिन उसके बाद लोगों ने सलाह दी कि अपना ट्यूशन सेंटर क्यों नहीं खोल लेते, और फिर पापा ने घर के बरामदे को ही बरसाती से कवर करवा दिया। अभी 20-25 लड़के लड़कियां हैं, सब अच्छा चल रहा है। नेहा ने MBBS का एग्जाम पास कर लिया है, वो MBBS कर रही है। दोस्तों, कई बार बच्चों और युवाओं के साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं और हम एकदम पुरुष के प्रति अपनी बुरी राय बना लेते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे कई मासूम युवा हैं जो ऐसे हादसों का शिकार हो जाते हैं। आपको एक बात सच बताऊं कि बेटियां ही नहीं, मासूम बेटे भी रोते हैं। मैंने अक्सर देखा है और अनुभव किया है कि विवाह के तुरंत बाद भी पत्नी अगर कोई गलती कर दे या किसी के साथ उल्टा बोल दे तो सीधे लोग उसके पति पर अटैक करने लग जाते हैं कि बता तेरी बीवी ऐसी गलती कर रही है और तू इसे संभाल नहीं सकता। अरे कभी ये भी सोचा आप लोगों ने कि वो भी तो बच्चा है, उसे क्या पता कि समस्या को कैसे टैकल करना है। लिहाजा परिवार वाले जैसा जैसा बोलते जाते हैं, जो जैसे उसे घुमाते जाते हैं वो वैसे घूमता जाता है और उसके वैवाहिक जीवन की खुशियां भी खत्म कर देते हैं लोग। इसीलिए घर के अनुभवी पुरुषों को युवा वर्ग से खुलकर बात करनी चाहिए, जिससे किसी भी बच्चे के दिमाग पर ज्यादा बर्डन ना हो और वो जीवन के संघर्ष को मस्ती के साथ झेलते हुए अपना जीवन सार्थक बना सके। वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं, वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं। थैंक यू।